वेलकम बैक टू माय चैनल द हैप्पी मॉमी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था, मैं अपनी सीरीज #द हैप्पी पेरेंटिंग को लेके आज मेरा सीरीज का फर्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं ये सीरीज़ बनाऊँ, क्योंकि आई एम सो हैप्पी कि पेरेंट्स ने मुझे अपने इस काबिल समझा कि वो अपने प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि मैं उस सिचुएशन को कैसे टैकल करती या मैं कैसे उस चीज़ को हैंडल करती या कैसे उस चीज़ से आसानी से हम लोग डील कर पाए बिना बच्चे पे कोई मतलब गुस्सा करना या ये नहीं करनी। वैसे मैं पर्सनली बहुत ही आई एम नॉट वेरी कूल हेडेड या मैं भी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जब से मैं माँ बनी हूँ, जब से मदरहुड आया है, आई हैव बिकम अ मच कामर पर्सन, आई हैव बिकम अ मच मोर अंडरस्टैंडिंग पर्सन। जो मुझे मेरे बचपन से जानते हैं उनको शायद ये मतलब जब मैं मदरहुड बनी तो शायद ये सबके लिए शौक था कि मैं कैसे अपने बच्चों को इतने शांत से हैंडल कर पाती थी। बट ऑनेस्टली इवन मैं शौक थी कि मैं कैसे इतनी काम में इतनी कंपोज हो गई। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ही एक अचीवमेंट है मेरे खुद के लिए। सो फ्रेंड्स, ये जो भी सवाल या जो भी जवाब मैं आपको बताऊंगी, ये मुझे अक्रॉस सोशल मीडिया हैंडल जैसे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक ग्रुप्स या यूट्यूब फॉर दैट मैटर, इन सब में पेरेंट्स ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसका मैं एक बहुत ही बेसिक नरेटिव आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि जैसे सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, बट एक कॉमन थ्रेड होता है इसमें, तो मैं ट्राई करूँगी कि वो कॉमन थ्रेड को एड्रेस कर पाऊँ ताकि मैक्सिमम लोगों के सवालों को मैं इन सब वीडियो से जवाब दे पाऊँ। So friends, without much ado, I would like to get started with this series. And सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आप नए हैं तो वेलकम सो मच टू माय चैनल, एंड और अगर आप ऑलरेडी लाइक एंड सब्सक्राइब है तो हाय बड़ी, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड सपोर्ट कीजिए। हमें आपके लव एंड सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत ही है और हमेशा ज़रूरत रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला हैप्पी पेरेंटिंग के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पेरेंटिंग सबके लिए एक बहुत ही निजी एक्सपीरियंस है। जैसे हर बच्चा अलग होता है वैसे हर पेरेंट्स अलग होते हैं। हर पेरेंट्स की ब्रिंगिंग अप टेक्निक अलग होती है। कुछ जो बातें मेरे लिए सही हो वो शायद आपके लिए ना हो, कुछ जो आपके लिए सही हो वो शायद मेरे लिए ना हो। तो ये पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो सब अपने हिसाब से ही बेस्ट अपने चाइल्ड के लिए कर सकते हैं। डेफिनेटली देयर आर सम फ्यू रूल्स जो सब पेरेंट्स पे अप्लाई करते हैं एंड जो हर बच्चे के लिए कॉमन होते हैं। आज का जो मैं सवाल मेरे पास आया था मोस्टली वो होता है कि सिंस पैंडमिक ओवर हो गया है एंड स्कूल्स वगैरह नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, बट अभी भी बच्चों को कम्युनिकेशन के में प्रॉब्लम आ रही है। अभी भी बच्चों की सर्टन वोकैब्युलरी बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि जैसे हम इतने 2 साल से बच्चे घर पे थे तो देयर वाज नो फिजिकल एक्सपोजर। वो दूसरों सिबलिंग से मतलब अपने फ्रेंड्स से मिल नहीं रहे थे, अपने पीयर्स से मिल नहीं रहे थे, तो वो बातचीत करना, वो जो नेचुरल फ्लो आना चाहिए वो नहीं आ पाया था। और ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। लाइक फॉर माई केस, मान्या जो मेरी बड़ी बेटी है वो एक बहुत ही शाई चाइल्ड है सिंस शी वॉज बोर्न। वो अभी 5 साल की है, मतलब वो पैंडमिक के पहले बोर्न हुई थी, बट स्टिल वो एज अ पर्सन वो बहुत ही शाई है। तो मुझे ये पता है कि वो एज अ पर्सन शाई है। ऐसा नहीं है कि उसे इंटरेक्शन में प्रॉब्लम है या ऐसा नहीं है कि वो बातचीत नहीं कर पाती या कोई टॉपिक पे वो बात नहीं कर पाती, ये बिल्कुल नहीं है सिनेरियो। बट एज अ पर्सन वो बहुत, एज अ चाइल्ड वो बहुत शाई है। उसको किसी के साथ भी बात करने में, किसी के साथ भी खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड आई सपोज हर बच्चे को वो टाइम देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपने हिसाब से अलग अलग टाइमिंग लेता है। कोई शायद ज़्यादा टाइम लेगा, कोई शायद कम टाइम लेगा, बट टाइम हर बच्चा लेगा खुलने के लिए। तो हर बच्चा अलग होता है, तो उसे अपने हिसाब से टाइमिंग दीजिए। अब मेरी जो दूसरी डॉटर है बिहाना, वो पैंडमिक के 6 महीने पहले हुई थी, बट सरप्राइजिंगली वो बहुत ही ओपन है। मतलब वो अपनी बातों को बहुत कॉन्फिडेंटली बताती है। उसको पता है उसको कब क्या करना है, किससे कैसे बात करनी है, किससे क्या उसके कम्युनिकेट करना है। इनफैक्ट वो
बहुत जल्दी बोलना भी सीख गई थी। एंड ये मेरे हिसाब से जो है बिकॉज क्योंकि पैंडमिक में हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बड़ी बेटी एंड बिहाना मेरी छोटी वाली, हम चारों घर पे थे। एंड सिंस उसके पास सिबलिंग था, मानिया उसके साथ इतना कन्वर्स करती थी, वो उसके साथ इतनी बातें करती थी कि बिहाना बचपन से ही ज़्यादा ओपन है, वो अपनी जो फीलिंग्स है ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है, अपनी बातों को सामने रख पाती है। बिकॉज कि उसके पास एक सिबलिंग था तो उसे कभी वो मिस नहीं हुआ उसके पास कि कोई बच्चा नहीं उसके साथ खेलने के लिए, जो मानिया के टाइम पे नहीं था। क्योंकि मानिया के टाइम पे सिर्फ नॉर्मल था, मैं अकेले घर पे रहती थी उसके साथ, तो हम एक बच्चे के साथ जितना हो सके हम अपने लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं। बट एक बच्चा जो दूसरे बच्चे के साथ कम्युनिकेट करता है वो लेवल अलग होता है। वो अपने उन लोग की जो स्टोरीज होती है, उन लोग की जो छोटी छोटी इनोसेंट बातें होती है, वो हम चाह के भी उनके साथ नहीं कर पाते, जिस वजह से स्कूल्स, क्लासेस वगैरह इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अब सबके घर पे सिबलिंग्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी मोस्टली ज़्यादातर पेरेंट्स के एक ही बच्चे होते हैं एंड दैट इज़ फाइन, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। सो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो अपने हम उम्र से मिलते हैं, अपने कॉन्फिडेंट ढूंढते हैं उसमें, अपनी छोटी छोटी जो उनके लिए जो इम्पोर्टेंट बातें हो वो उनसे शेयर करते हैं। तो ये सब चीज़ें एक कम्युनिकेशन के लिए, सोशल एनवायरनमेंट के लिए, उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए, उनकी वोकैब्युलरी के लिए, उनकी इंटरेक्शंस के लिए, ये सब चीज़ें बहुत 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 इम्पोर्टेंट रहती है। सो एक रीज़न जो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि बच्चा ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करता, उसकी वोकैब्युलरी बहुत ही लिमिटेड है, वो बहुत कम वर्ड्स बोलता है, वो बहुत स्पेसिफिक लोगों से बात करता है। तो इन सब चीज़ों को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं? सबसे पहले मैं जो बताऊंगी, जो चीज़ मुझे जो लगता है वो सही होता है, इसके आप ट्राई कीजिए, आप जितना हो सके बच्चे से बात कीजिए। मतलब हर छोटी छोटी बात, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा आपकी हर बात का रिएक्शन देगा, आपकी हर बात का रिप्लाई देगा, वो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बट आप रोज़ डेली बेसिस पे ट्राई करिए इस बात को। एवरी डे यू ट्राई टू कम्युनिकेट विद योर चाइल्ड कि जैसे बच्चा स्कूल से आ रहा है, अच्छा बेटा आपने क्या किया, हो सकता है वो जवाब ना दे आपको इस बात का, हो ही सकता है कि वो आपको एक या दो वर्ड में रिप्लाई कर दे, पढ़ाई की या खाना खाया या लंच खाया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स डे 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने इतना भी बताया, कुछ नहीं भी बताया, कोई बात नहीं। अगले दिन आप वापस ट्राई कीजिए, अगले दिन वापस उससे पूछिए, अच्छा बेटा आज आपने क्या किया स्कूल में, आज आप किसके साथ बैठे थे, आपके फ्रेंड्स कौन है स्कूल में, मैम ने क्या बताया आपको। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कीजिए, बस एक साथ बॉम्बार्डिंग मत कीजिए। एक के बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा नर्वस हो जाएगा, या अगर उसको मन नहीं करेगा इतना बात करने का, क्योंकि एज ए लोग स्कूल से आते हैं वो लोग थके हुए रहते हैं। सो आप धीरे धीरे करके आप उससे कम्युनिकेट कीजिए, धीरे धीरे उससे सवाल पूछिए। सपोज करिए आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब दिया, थोड़ी देर बाद दूसरा सवाल पूछिए वापस। अगर वो उसका भी जवाब नहीं देता है, इनके से कोई बात का जवाब नहीं दे रहा, इट्स ओके, एटलीस्ट वो सुन रहा है आपकी बातें, उसे पता है कि मम्मा को इंटरेस्ट है कि भाई मैंने स्कूल में क्या किया, ये मम्मा को जानना है। तो मे बी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद भी वो आपको जवाब देगा कि मम्मा आज मैंने ये किया स्कूल में, मम्मा आज मेरे फ्रेंड ये लाया था, मम्मा आज मुझे ये दो। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं कम्युनिकेशन बेस बनाने के लिए बच्चे के साथ। आप जितना ट्राई करेंगे बच्चे से बात करने का, उतना ही बच्चे के अंदर एंथुसियाज्म आएगा आपको उसके साथ कम्युनिकेट करने का। बच्चे के पास बहुत चीज़ें होती है बोलने के लिए, ट्रस्ट में। हमें शायद वो सिली लगे, बट बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो कम्युनिकेशन। तो अगर वो कोई सिली सी बात बता रहा है तो प्लीज़ उसे सुने और उसे रिएक्ट कीजिए। तो सबसे पहली मेरी टिप है, ट्राई एंड टॉक टू योर चाइल्ड एज मच एज यू कैन। अपने बच्चों से जितना हो सके उतनी बातें करने की कोशिश कीजिए। दूसरा स्टेप जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इज सिंग राइम्स। सिंग राइम्स, गाने सुनो, गाने गाओ बच्चों के साथ, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि जो नर्सरी राइम्स होती है, हम बच्चों को नर्सरी राइम्स बेसिकली क्यों सिखाते हैं, क्योंकि उनकी जो वोकैबुलरी है वो इन्हांस होती है। कोई भी अगर आप नर्सरी राइम अगर गाते हैं, जैसे जॉनी जॉनी येस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ये एक 2 लाइन की है, बट इसमें वर्ड्स, यू आर सेइंग डिफरेंट वर्ड्स, तो इससे बच्चे ग्रैब करते हैं कि जैसे शुगर क्या होता है, जॉनी अपने पापा से क्या बोल रहा है, जॉनी क्यों ऐसे कर रहा है, पापा ने जॉनी से क्या सवाल पूछा। सो इतनी सारी चीज़ें होती है नर्सरी राइम्स में। एंड एक ट्यून जो होती
होती है नर्सरी राइम की, ट्यून बच्चों के दिमाग में समवॉट बैठती है। तो जो ट्यून है ना, जैसे जॉनी पापा ईटिंग शुगर नो पापा, तो आप अगर कहीं बीच से भी गाएंगे ना, अगर बच्चे के साथ आप ये रेगुलरली गाए, वो कहीं से भी ये चीज़ पिकअप कर लेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये ट्यून बैठी हुई है, वो ट्यून पिकअप कर रहा है। सो जो गाने हैं, जो गाने बच्चे सुनते हैं, जो म्यूज़िक बच्चे सुनते हैं, मैं टीवी की बात नहीं करती, मैं म्यूज़िक की बात कर रही हूँ। नर्सरी राइम सुनाइए, गाने सुनाइए, रेडियो पे सुनाइए, स्पीकर पे सुनाइए, ज़रूरी नहीं है मैं उनको स्क्रीन टाइम देना है। मैं अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम बहुत कम देती हूँ, हाँ डेफिनेटली देती हूँ, बिकॉज टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट टीवी हमेशा ऑन करके चला देना, तब क्या बच्चा विजुअली ज़्यादा कैप्चराइज रहेगा और वो सुनना कम चाहेगा। आप नर्सरी राइम ब्लूटूथ स्पीकर पे चला सकते हैं, वो खेल रहा है, वो अपना खेलेगा टॉयज के साथ, अब पीछे राइम्स चल रही है तो उसका वो ट्यून वो सुन रहा है, धीरे धीरे वो वर्ड्स सुन रहा है, वो वर्ड्स उसके सिर में बैठ रहे हैं, वो धीरे धीरे गाना सुन रहा है। देखिएगा कुछ थोड़े टाइम बाद वो खुद ही वो गाने गुनगुनाते रहेंगे, वो खुद ही आप ट्यून अगर वो चलाएंगे तो खुद ही पिक करेंगे, वो खुद ही सिंगिंग करने लगेंगे। इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि भाई ठीक है, आई एम बीइंग एबल टू से सो मच, मैं पूरी राइम बोल पाता हूँ। हमें भी खुशी मिलती है कि भाई चलो हमारा बच्चा इतना एडवांस हो रहा है कि अपने हिसाब से वो राइम्स पिकअप कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो सिंगिंग राइम, सिंगिंग सॉन्ग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। मैं अपने बच्चों के साथ एवरी डे नर्सरी राइम्स गाती हूँ। हम लोग एवरी डे बॉलीवुड के गाने भी गाते हैं, मुझे गाने बड़े पसंद है, तो मुझे गाना सुनते सुनते काम करने की आदत है। यही सेम आदत मेरे बच्चों को भी मिली है। तो हम लोग गाने चला देते हैं, अच्छे नर्सरी राइम चला देती हूँ, कभी कुछ नहीं तो काउंटिंग क जो भी होता है, मैं तो कुछ ना कुछ चलते रहता है हमारे बैकग्राउंड में, और हम तीनों अपना काम करते रहते हैं। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अपने बच्चों को इन्हांस कराने का, वोकैबुलरी एंड कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। अब ये सिंगिंग राइम एंड ये जो गाने का मैं जो बोल रही हूँ बैकग्राउंड में चलने वाला, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मेरे लिए तो बहुत काम किया है। इस नंबर 3 जो मेरे हिसाब से है वो है कि आप ट्राई कीजिए। जैसे 2 पेरेंट्स हैं, मैं मेरे बच्चों से इंग्लिश में बात करती हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे बच्चों के साथ गुजराती में बात करते हैं। सिंस हम लोग गुजरातीज हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें अपनी मदर टंग भी आए, अपनी मदर लैंग्वेज भी आए। सो माई हस्बैंड ऑलवेज टॉक्स इन गुजराती विद देम, कुछ भी बात हो गुजराती में करते हैं। एंड जैसे मैं उनसे हमेशा इंग्लिश में बात करती हूँ, बिकॉज अभी मोस्टली सब जगह इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो अगर हम इस चीज़ से बचपन से अगर उनके साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करेंगे तो उनकी वोकैबुलरी वास्ट होती जाएगी डिफरेंट लैंग्वेज के हिसाब से। मेरे घर में जो हाउस हेल्प आती है वो बंगाली में बात करती है बच्चों से, तो ट्रस्ट मी मेरे बच्चों के बंगाली फ्लुएंट नहीं है, बट उन्हें पता है कि बंगाली के कुछ वर्ड्स की मीनिंग क्या है। एंड मेरी बड़ी वाली ट्राई भी करती है कि मेरी जब हाउस हेल्प आए तो उसके साथ बंगाली में कन्वर्स करने का। तो टेक्निकली वो बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सब चीज़ एक साथ वो लोग ग्रैब करते हैं। एंड ट्रस्ट मी बच्चों में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस एक साथ ग्रैब कर पाए। एंड वो मिक्स नहीं करते हैं। बहुत अक्सर मुझे पूछते हैं कि ये लोग मिक्स करते हैं, नहीं वो लोग मिक्स नहीं करते, उनको पता होता है कौन सी लैंग्वेज में क्या है। सो एटलीस्ट आई ट्राई कि मैं हमेशा एक सर्टन लैंग्वेज में उनसे बात करूँ। कुछ भी कम्युनिकेशन हो, कुछ भी हो, मैं उनसे इंग्लिश में बात करती हूँ। कुछ भी कॉन्वर्जेशन हो, कुछ भी हो, मेरे हस्बैंड उनसे गुजराती में बात करते हैं। बाहर जाते हैं स्कूल में वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ हिंदी में कन्वर्जेशंस करते हैं। घर पे मेरी हाउस हेल्प के साथ वो लोग बंगाली में बातें करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपने बच्चों को एक्सपोज कीजिए। कुछ नहीं, घर पर कोई नहीं है ज़्यादा लैंग्वेज जानते हैं, आप 2 जन ही भले क्यों ना हो, एक पेरेंट हिंदी में बात करिए, एक पेरेंट इंग्लिश में बात करिए। सिर्फ 2 लैंग्वेज भी अगर आप अलग अलग सिखाओगे ना, तो बच्चों को आप देखिएगा वोकैबुलरी कितना जल्दी इन्हांस होगा और उनमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर 2 लोग कोई भी बात कर रहे हैं तो उन्हें समझ में आएगा कि सामने वाला क्या बात कर रहा है। अब अगर मैं और मेरा हस्बैंड जैसे फॉर एग्जांपल दोनों सिर्फ उनसे इंग्लिश में ही बात करेंगे तो उन्हें गुजराती नहीं आएगा। एंड अगर हम लोग एवरी डे सब जगह तो गुजराती इंग्लिश में बात नहीं करते ना हम लोग, व्हेन वी गो टू आवर रिलेटिव प्लेस हम लोग जब गुजराती में कन्वर्स करते हैं तब बच्चा विल फील लेफ्ट आउट कि उसे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फ्रेंड्स के बच्चों के साथ बाहर जा रही हूँ तो हम लोग इंग्लिश में कन्वर्स करते हैं। तो अगर मैं बच्चे को सिर्फ गुजराती सिखाऊँ और इंग्लिश ना सिखाऊँ तब उसको वहाँ पे वैसा लगेगा कि भाई
मम्मा लोग क्या बात करी है, आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड। सो मेरे हिसाब से जो टेक्निक मैं यूज़ करती हूँ, इसमें एक लैंग्वेज मैं, एक लैंग्वेज मेरे हस्बैंड, तो ये 2 लैंग्वेजेस हम लोग मेक श्योर करते हैं कि अपने बच्चों को ये 2 लैंग्वेज ज़रूर से दिखाएं। एंड ट्रस्ट मी, अब इतने छोटे हैं कि इट्स वेरी इजी फॉर देम टू ग्रैब, क्योंकि इतने छोटे उनके ग्रैस्पिंग पावर ज़्यादा है। वो आप जितनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपोज करोगे उतना अच्छा उनके लिए। तो प्लीज़ ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिए। 1 पेरेंट 1 लैंग्वेज रूल इज़ अ हिट फॉर मी, आप पक्का ट्राई कीजिएगा। फोर्थ एंड फाइनल टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ, जो मैं यूज़ करती हूँ अपने बच्चों के साथ, इज रीड बुक्स। बुक रीडिंग बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत यूज़फुल है, और ट्रस्ट मी ये बहुत ही एडवांस करेंगे आपके बच्चों को। लाइक मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे, हमारे घर में टीवी नहीं होता था। हम जब छोटे थे इतना टीवी कॉमन था भी नहीं, तो घर पे टीवी नहीं होती थी। एंड हम लोग को स्कूल से मैंडेटरी था कि हर हफ्ते आपको एक किताब पढ़नी ही होगी। एंड जो लाइब्रेरियन मैम थी वो रैंडमली किसी से भी जो भी बुक वो घर पे लेके गए उसकी स्टोरी पूछती थी, तो आपको डेफिनेटली पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप पढ़ेंगे नहीं है तो आपको स्टोरी कैसे समझ में आएगी। सो उस हिसाब से हमें बुक रीडिंग की हैबिट एक बहुत ही अर्ली स्टेज में आ गई थी, जिस वजह से मेरी इंग्लिश स्पीकिंग, मेरी जो कॉन्फिडेंस था ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मेरा जो कॉन्फिडेंस है टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, वो सब बहुत एडवांस हो गया। प्लस मेरा जो वोकैबुलरी था इट वॉज वेरी गुड व्हेन आई वाज इन स्कूल। अभी तो खैर मेरी बुक रीडिंग अब इतने टाइम नहीं मिलता, मैं कर नहीं पाती हूँ, बट जब भी करती हूँ एटलीस्ट यू गेट सो मच मोर इमेजिनेशन बढ़ती है। इतना बहुत फ़ायदे हैं बुक रीडिंग के मेरे हिसाब से। तो ये मैं ट्राई करती हूँ अपने बच्चों के साथ फॉलो करने का। एवरी डे प्रोबेबली ये पॉसिबल नहीं कि आप रोज़ एक किताब पढ़ सके बच्चों के लिए, बट बच्चों की किताब छोटी छोटी किताब आती है पेपर वगैरह की, तो वो मैं लेके आती हूँ। एंड आई ट्राई टू रीड एटलीस्ट 1 बुक टू देम एवरी डे। उन्हें अब मैक्सिमम की स्टोरी भी याद होती है, तो वो बिना मेरे हेल्प भी, मतलब पिक्चर्स देख के भी वो स्टोरी बोल देते हैं, बट स्टिल आई ट्राई कि मैं उनको वो सेम लाइन्स एवरी डे सुनाऊँ ताकि उनके जहन में वो रहे, एंड वो जो वर्ड्स है वो उनको एक्चुअली में वो अब्जॉर्ब कर ले उन वर्ड्स को, एंड उनको समझ आए कि हर वर्ड का मीनिंग क्या होता है। एंड जितना वो लोग पढ़ेंगे उतना वो लोग समझेंगे, और जितना वो लोग पढ़ के समझेंगे उतनी कॉन्फिडेंटली उन वर्ड्स को यूज़ कर पाएंगे, उतनी कॉन्फिडेंटली वो अपनी बातें प्रेजेंट कर पाएंगे। सो मेरे हिसाब से बुक रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप बचपन से ही ये हैबिट अपने बच्चों को डालते हो बुक रीडिंग की, तो ट्रस्ट में आप बहुत ही फ़ायदा रहेगा आपको बड़े होके। एक उन्हें स्क्रीन टाइम की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज उनकी एंगेजमेंट रहेगी कि हाँ मुझे ये बुक पढ़ना है, नेक्स्ट मुझे ये वाली स्टोरी जाननी है। एंड इतनी ब्यूटीफुल बुक्स अब आ रही है। हमारे टाइम पे तो मुझे याद है एनलाइटन, सीक्रेट 7, वो सब जो खाली प्रिंटेड बुक आती थी। अब तो इलस्ट्रेशंस के साथ इतने ब्यूटीफुल पिक्चर्स, इतनी ब्यूटीफुल कलर्स, इतनी ब्यूटीफुल इनहांस करके बुक्स देते हैं कि लाइक आई माई सेल्फ लव रीडिंग दोज बुक्स। तो मैं तो कोशिश करती हूँ एवरी डे अपने बच्चों को एक किताब ज़रूर पढ़ के दिखाऊँ। छोटे हैं तो उनकी किताबें छोटी छोटी होती है, शायद में भी जब बड़े होंगे, जब वो लोग खुद पढ़ना सीखेंगे, तब शायद 2-3 पेज ही पढ़ पाए एक दिन में, एंड विच इज़ ऑल्सो फाइन। मेरे हिसाब से कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर है। तो भले ही पूरा ना पढ़े, भले ही 2-4 पन्ने पढ़े, पर पढ़े। तो मेरे हिसाब से बुक रीडिंग तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड आप ज़रूर ट्राई कीजिए अपने बच्चों को एवरी डे थोड़ा बुक्स पढ़ाने का। जिससे उनकी वोकैबुलरी भी इन्हांस होगी, एंड उनमें कॉन्फिडेंस भी बहुत आएगा। एंड फिर आप देखिएगा वो लोग इतनी बातें करेंगे कि आप मेरे को बोलेंगे मैम ये तो चैटर बॉक्स हो गया है। सो प्लीज़ पक्का से ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मेरे लिए तो बहुत काम करी है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपकी क्वेरी थोड़ी बहुत सॉल्व करने की कोशिश जो की है वो हो, एंड आपको मेरे इस वीडियो से कुछ वैल्यू प्राप्त हो, एंड आप अपने बच्चों पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करें। एंड ट्रस्ट में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आसानी से अपने एवरीडे लाइफ में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है, आपको 1 घंटा बैठ के बच्चे को अलग से पढ़ाना नहीं है, या 1 घंटा बैठ के अलग से टाइम नहीं देना है। आप नॉर्मली जैसे उससे कन्वर्सेशन करते हो, नॉर्मली उसमें उसको ऐड कर दीजिए। एक पेरेंट एक हिसाब से पढ़िए। रात को सोने के पहले, बेड टाइम के पहले 10 मिनट भी नहीं लगेगा आपको थोड़ी सी स्टोरी बुक पढ़ने में, एंड थोड़ा
आप वर्क करिए, देखिए आपके बच्चों के लिए बहुत वंडर्स होगा, उनमें बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उनकी वोकैबुलरी, कम्युनिकेशन सब कुछ बहुत बेहतर होगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि मैं हेल्प कर पाऊँगी कुछ, तो प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में एक बार वो क्वेश्चन डाल दें। मैं ट्राई करूँगी पर्सनली कि मैं उसका सही से आपको मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू बता पाऊँ। That is all for today. See you in my next video. Bye-bye.